जय हिंद दोस्तों। क्लास 11 फिजिकल ज्योग्राफी का डिस्कशन चल रहा है हमारा और आज हम लोग चैप्टर 6 जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस पर बात करेंगे। तो देखिए क्लास 11 की फिजिकल ज्योग्राफी में हमने 5 चैप्टर तक कवर कर लिया है और लास्ट के चैप्टर में हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मिनरल्स एंड रॉक्स के ऊपर बात की थी। ये छोटा टॉपिक था येट यहाँ से बहुत सारे सवाल हमने किए जो कि यूपीएससी के अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं। सबसे पहले हमने मिनरल को समझा कि मिनरल क्या होता है, उसके बाद हमने बात की कि अर्थ के क्रस्ट में मेजर एलिमेंट कौन से हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान भी रखनी है। ऑक्सीजन, ओके, यानी ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद हमने बात की कि जो मिनरल्स होते हैं वो कौन कौन टाइप देखने को मिलते हैं और उनके प्रमुख विशेषताएं क्या होती है। फेल्डस्पार, क्वार्ट्ज, इन चीज़ों पर हमने बात की थी। उसके बाद हमने रॉक्स के विषय में समझा कि रॉक्स इज एन एग्रीगेट ऑफ वन और मोर मिनरल, ठीक है, यानी एक या एक से ज़्यादा मिनरल का एग्रीगेट होता है रॉक। और इसके बारे में हमने 3 टाइप्स देखे। इग्नियस रॉक की हमने बात की जो कि आग्नेय चट्टान कहलाते हैं, यानी वोल्केनिज्म या अन्य गतिविधियों के दौरान जब लावा ठंडी हो जाती है तो वो आग्नेय चट्टान का रूप ले लेती है। इसके बाद हमने सेडिमेंट्री रॉक्स देखा। सेडिमेंट्री रॉक्स यानी जो डिपॉजिट्स के जमा होने के कारण बनते हैं। इसके बाद हमने मेटामॉर्फिक रॉक्स की बात की, जिसका मतलब होता है जो अपनी फॉर्म चेंज करके जो रॉक बनते हैं। इसके बाद हमने रॉक साइकिल देखा था और इसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो गया था। नाउ आइए एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद चैप्टर 6 को स्टार्ट करेंगे। एक क्विक रिकैप होना जरूरी है लास्ट के लेक्चर्स का। पहला सवाल में पूछा जा रहा है कि ग्रेनाइट के कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। तो देखिए इसका आंसर है सिलिका एंड एल्यूमिनियम। लास्ट के लेक्चर को आप जरूर देख लीजिए, बहुत डिटेल से मैंने इस पर बात की है। सिलिका यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 70 to 80% और 10-15% एल्यूमिनियम। तो आंसर आएगा ऑप्शन सी। देखिए ABCD इस तरीके से ये देते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए पूछा जा रहा है मेटामॉर्फिक रॉक की एक प्रमुख विशेषता कौन सी होती है। तो मेटामॉर्फिक का मतलब ही होता है जो चेंज करे अपने फॉर्म को, तो ये चेंजेबल होती है, ठीक है। आंसर आएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल देखिए कौन सा सिंगल एलिमेंट मिनरल नहीं है। तो हमने बात की थी कि गोल्ड, सिल्वर, ग्रेफाइट, ये चीज़ें, डायमंड, ये चीज़ें सिंगल एलिमेंट है, लेकिन माइका जो है वो सिंगल एलिमेंट मिनरल नहीं है। लास्ट के लेक्चर में माइका पर भी बहुत डिटेल से बात की थी। हार्डेस्ट मिनरल हर किसी को पता होता है डायमंड। अगला क्वेश्चन देखिए सेडिमेंट्री रॉक्स कौन सा नहीं है। तो टीलाइट, बोरेक्स, ब्रेकिया और भी बहुत सारे सेडिमेंट्री रॉक्स हमने कवर किए, लेकिन जो मार्बल है वो मेटामॉर्फिक रॉक है, यानी ये फॉर्म चेंज करके आपको देखने को मिलेगा। फॉर्म चेंज होता है तब ये मार्बल का रूप लेता है। तो इस चार्ट के माध्यम से हमने मेटामॉर्फिक रॉक देखा था, इस इमेज के माध्यम से। देखिए फॉर्म चेंज होने के कारण, जैसे अगर आप देखें सेल, स्लेट, इस तरीके से जब फॉर्म बदलती जाती थी फाइनली निस्क बन जाती है, और यही जो निस है ये मेटामॉर्फिक रॉक कहलाती है। इसी तरीके से यहाँ पे ग्रेनाइट से भी ये बन सकती है मेटामॉर्फिज्म बढ़ने के कारण। अन्य मेथड भी है, जैसे बेसाल्ट फाइनली ग्रीन स्टोन का रूप लेकर के सिस्ट बन जाता है, तो सिस्ट एक मेटामॉर्फिक रॉक है। इसी तरीके से लाइमस्टोन मार्बल का रूप ले लेता है, अगेन ये मेटामॉर्फिक रॉक है। तो इस इमेज में आप काफ़ी क्लियरली देख सकते हैं कि सैंडस्टोन क्वार्टजाइट का रूप लेता है, जो कि एक मेटामॉर्फिक रॉक है। तो यही रीजन है कि सिस्ट, स्लेट, मार्बल, क्वार्टजाइट ये सब मेटामॉर्फिक रॉक्स के उदाहरण है। नाउ दोस्तों अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 6 जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। देखिए ये चैप्टर एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी चीज़ें हैं इस चैप्टर के अंदर जो बहुत बार सवालों के माध्यम से पूछी गई है। तो इस चैप्टर को एक बार अच्छे से समझ लेने के बाद जो हम लोग करते आ रहे हैं हमेशा से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे जो कि अलग अलग परीक्षाओं में इस चैप्टर में पूछे गए हैं। पहली चीज़ तो ये कि ये जियोमॉर्फिक का मतलब क्या होता है। तो देखिए जियो का मतलब हमें पता है समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू अर्थ, जिसे हिंदी में भू कहते हैं, और मॉर्फिक का मतलब फॉर्म। तो अर्थ के अलग अलग फॉर्म से, लैंड फॉर्म से एसोसिएटेड जो प्रोसेसेस होते हैं उनके विषय में हम लोग इस चैप्टर के माध्यम से समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमने बात की कि हमारा जो अर्थ है वो किस तरीके से बॉर्न हुआ, यानी बेसिकली अर्थ के प्रोसेस को हमने समझा। उसके बाद ये किस तरीके से इवॉल्व करता है क्रस्ट में और अदर लेयर्स में। इसके बाद हमने क्रिस्टल प्लेट के विषय में बात की कि जो भी हमारे महाद्वीप हैं, जो भी महासागर हैं, वो प्लेट्स के ऊपर लाई करते हैं और इस तरीके से ये प्लेट्स किस तरीके से मूव करते हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स के अंदर हमने समझा था। और इससे पहले हमने अल्फ्रेड वेगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को भी समझा था। और इसके बाद हम लोगों ने बात की अर्थक्वेक के ऊपर, वोल्केनिज्म के ऊपर। सबसे इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, अर्थक्वेक से तो काफ़ी सारे सवाल पूछे गए हैं। और इसके बाद अब ना हम लोग एक सवाल से यहाँ पे प्रारंभ करेंगे कि जो अर्थ की सतह है वो अनइवन क्यों है। अनइवन का मतलब आपको पता है, यानी समतल नहीं है, ऐसा क्यों है। तो देखिए इसके पीछे का रीज़न भी समझना बहुत ऑब्वियस है कि अर्थ का जो सरफेस है ये डायनेमिक है, यानी इसमें बदलाव देखने को मिलता है, हमेशा कॉन्स्टेंट चेंजेस देखने को मिलते हैं। इस कारण से अर्थ की जो सतह है वो इवन नहीं रह सकती, राइट। जैसे बारिश और जो वाटर और ये जो चीज़ें हैं इनका बहाव, इन चीज़ों के कारण अर्थ के सतह में कॉन्स्टेंट चेंजेस देखने को मिलते हैं और इस कारण से अर्थ की सतह अनइवन है।
तो ये बात हमने समझ ली कि जो अर्थ का सरफेस है इट इज़ बीइंग कॉन्टिन्यूअसली सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल फोर्सेस इंड्यूस्ड बेसिकली बाय एनर्जी, यानी एक्सटर्नल फोर्सेस के कारण हमारे अर्थ की सतह पे कांस्टेंट बदलाव देखने को मिल रहे हैं। और दोस्तों अर्थ के सरफेस में, अर्थ की सतह में जो कांस्टेंट बदलाव की हम लोग बात कर रहे हैं उसे तो हम लोग डिटेल में समझेंगे ही, लेकिन ये बदलाव मुख्यतः दो फोर्सेस के कारण देखने को मिलता है। या तो अर्थ के सतह के ऊपर जो फोर्स लगे, एक्सटर्नल फोर्स जिसे एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं, और दूसरा अर्थ के इंटरनल में यानी अर्थ के विद इन जो फोर्स लगती है वो इंडोजेनिक फोर्सेज कहलाती हैं। देखिए तो एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक अभी हम लोग डिटेल से कवर कर लेते हैं। दोस्तों एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक को समझना बहुत सरल है। देखिए एंडोजेनिक का मतलब होता है इंटरनल फोर्सेज, जो कि अर्थ के दैट फोर्सेज विच एग्जिस्ट डीप इनसाइड द अर्थ, राइट। अब देखिए ये फोर्सेज के बारे में एक बात आपको समझनी है कि ये कंस्ट्रक्टिव फोर्स होते हैं, यानी ये अर्थ के सरफेस में रिलीफ फीचर्स को क्रिएट करते हैं। अभी इसके एग्जांपल हम लोग देखेंगे। और जो एक्सोजेनिक फोर्सेज होते हैं इसके उल्टे ये डिस्ट्रक्टिव फोर्सेज होते हैं, यानी जो अर्थ में अलग अलग तरीके के जो लैंडफॉर्म देखने को मिल रहे हैं उन्हें ये डिस्ट्रक्ट करते हैं। कैसे? वेदरिंग प्रोसेस के कारण, इरोजनल एक्टिविटीज के कारण, मृदा अपरदन हो गई, और भी जो घटनाएं हैं डेफिनेटली अभी डीप में हम लोग बात करेंगे। बट अभी आपको ये समझना है कि जो एक्सोजेनिक फोर्सेज होते हैं ये अर्थ के सतह में लगते हैं, यानी अर्थ के ऊपर लगते हैं। ये एक्सटर्नल फोर्सेज होते हैं जो कि अर्थ के सतह में ऑपरेट करते हैं और एक्ट करते हैं। उदाहरण की बात करते हैं। देखिए एंडोजेनिक फोर्सेज में वोल्केनिक इरप्शन हो गई, अर्थक्वेक हो गई, ये सभी एंडोजेनिक फोर्सेज के उदाहरण हैं। जबकि एक्सोजेनिक फोर्सेज में आप देखें तो जो एक्सटर्नल से लगते हैं, यानी जो अर्थ की सतह पे देखने को मिलते हैं, जैसे विंड हो गई, रिवर हो गई, ग्लेशियर हो गई, राइट, बहता हुआ पानी, किसी भी तरीके का जो फोर्स है वो एक्सोजेनिक फोर्सेज का टाइप आएगा जो अर्थ के सतह के ऊपर लगता है। लेकिन एंडोजेनिक फोर्स अर्थ के अंदर डीप इनसाइड में देखने को मिलेगा। एक छोटा सा टर्म और समझ लीजिए, ग्रेडेशन। देखिए ग्रेडेशन का मतलब क्या होता है? जब रिलीफ वेरिएशन जो कि अर्थ के सतह पे है, रिलीफ वेरिएशन वो वियरिंग डाउन होते हैं, उस घटना को ग्रेडेशन कहते हैं। अब ये दो बातें यहाँ पे, पहला तो ये कि रिलीफ का क्या मतलब है और दूसरा वियरिंग डाउन का। तो रिलीफ बहुत जनरल टर्म है, इसका मतलब होता है किसी भी लैंड की शेप जिसमें हाइट, स्टीपनेस, ये चीज़ें इंक्लूडेड है तो वो अर्थ में रिलीफ कहलाती हैं। तो जो अर्थ की सतह में अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं उनमें वियरिंग डाउन होना, वही प्रोसेस कहलाती है ग्रेडेशन। जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए कोई भी सरफेस है, मान लीजिए छोटे छोटे रॉक बोल्डर हैं और इनमें काफ़ी समय से बारिश का बहाव है, तो इसके कारण क्या होगा, धीरे धीरे वियरिंग डाउन होने लगेगा ये, और यही ग्रेडेशन कहलाती है। या आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि हमें पता है कि अर्थ में जो भी आपको एक्सटर्नल चीज़ें दिख रही हैं उनमें धीरे धीरे करके वियरिंग डाउन होना तय है। उदाहरण के तौर पर हम लोग सड़कों पे चलते हैं तो देखिए सड़क भी ऐसे हैं कि 10 साल 20 साल के बाद डेफिनेटली वो वियर डाउन होने लगते हैं। तो यही जो प्रोसेस है ना, ये ग्रेडेशन कहलाती है। लेकिन ये आपको अर्थ के जो अलग अलग रिलीफ, जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं, इनमें ये ग्रेडेशन होता है। अब देखिए एक्सोजेनिक जो फोर्सेज होती हैं वो लैंड वियरिंग फोर्सेज होती हैं, लेकिन जो एंडोजेनिक फोर्सेज होती हैं ये लैंड बिल्डिंग फोर्सेज होती हैं। यानी एंडोजेनिक फोर्सेज बनाने का काम करती हैं और एक्सोजेनिक फोर्सेज बिगाड़ने का काम करती हैं ना। दोस्तों सवाल ये उठता है कि जो एंडोजेनिक फोर्सेज होती हैं वो लैंड बिल्डिंग फोर्सेज कैसे हैं, क्या इसका मतलब है? तो इसे समझना बहुत आसान है। देखिए अर्थ में हमने टेक्टोनिक प्लेट्स की बात की थी। आप ऐसे समझिए इसे कि कोई भी पर्वत का निर्माण कैसे हुआ होगा या कैसे होता है, इसे अगर आप समझे तो देखिए अर्थ में हमें पता है प्लेट्स टकराती हैं और इसके कारण जब सतह में उभार आता है तो ये पर्वत बेसिकली एक जनरल हम लोग फेनोमिना की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ, यह एंडोजेनिक फोर्सेज लगा और इस कारण से लैंडफॉर्म क्रिएट हुई बेसिकली, इसलिए इसे लैंड बिल्डिंग फोर्सेज कहा जाता है। जबकि जो एक्सोजेनिक फोर्स होता है, अभी हमने एंडोजेनिक की बात की जो अर्थ के सतह के नीचे लगता है, लेकिन जब आप अर्थ की सतह वाली फोर्सेज की बात करेंगे जो बाहरी फोर्स होती है जिसे एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं, तो ये वियरिंग फोर्सेज होती हैं, लैंड वियरिंग फोर्सेज होती हैं। यानी जो अर्थ में ऑलरेडी स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं उन्हें अलग अलग माध्यम से, अलग अलग एक्सटर्नल एजेंट के कारण वियरिंग डाउन करने का काम किया जाता है। अब एक्सोजेनिक फोर्सेस के आप कई सारे उदाहरण देख सकते हैं। मान लीजिए कि कोई पर्वत है या कोई पठार है, तो अब यहाँ पे अलग अलग तरीके के हमें पता है रॉक डेब्रिस, बारिश की पानी के बाद ये रॉक डेब्रिस धीरे धीरे फॉल करना शुरू करते हैं। तो अब वाटर के कारण ये जो मूवमेंट हो रहा है, इससे ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो रिलीफ है, इसमें जो इनकी साइज है जो थोड़ी वो घट सकती है, और भी जो स्ट्रक्चर है उनमें बेसिकली डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा, ना कि कंस्ट्रक्शन। तो इस वजह से एक्सोजेनिक फोर्सेज को डिस्ट्रक्टिव फोर्सेज कहा जाता है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अभी जो अलग अलग इवेंट्स हैं उस पर हम लोग डिटेल में तो बात करेंगे ही। दोस्तों जियोमॉर्फिक प्रोसेस का मतलब तो मैंने आपको समझा ही दिया कि जो एंडोजेनिक
और एक्सोजेनिक फोर्सेस के कारण अर्थ के सरफेस के कॉन्फ़िगरेशन में बदलाव आता है, वो क्या कहलाता है? जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो डायस्ट्रोफिज्म है और जो वल्केनिज्म है ये एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस है। अब डायस्ट्रोफिज्म क्या है, अभी हम लोग इस पर बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं, लेकिन वोल्केनिज्म पर हमने ऑलरेडी बात कर रखी है। आप अगर आपने लास्ट का लेक्चर देखा है, लास्ट टू लास्ट, तो वहाँ पर मैंने वोल्केनो को बहुत डिटेल में कवर किया है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, राइट। तो उसे आप जरूर देख लीजिए, वहाँ पे आपको पूरी वोल्केनिक एक्टिविटीज़ की प्रोसेस समझ में आ जाएगी। और अगर बात करें यहाँ पे एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस की, जो बाहर की सतह में लगते हैं अर्थ में, तो उसमें उसके एग्जांपल आपको देखने को मिलेंगे वेदरिंग, मास वेस्टिंग, इरोजन, डिपोजिशन। ये सभी घटनाओं के विषय में अभी हम लोग डिटेल में एक एक करके कवर करने जा रहे हैं। देखिए नेचर का कोई भी एक्सोजेनिक एलिमेंट या एक्सोजेनिक फैक्टर आप कह लें या एजेंट कह लें, तो कोई भी एक्सोजेनिक एजेंट जो होता है, जैसे वाटर हो गई, आइस हो गई, विंड हो गई, इनके पास ये कैपेबल हैं अर्थ के मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में, राइट। अभी हम लोग देखेंगे भी कि जो अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, जैसे व्हेन दीज एलिमेंट्स ऑफ नेचर बिकम मोबाइल ड्यू टू ग्रेडियंट्स। तो ग्रेडियंट का मतलब क्या है? ग्रेडियंट का मतलब ढाल होता है, एक ऊंची जगह से नीचे जगह की ओर। तो ये कैसे होता है कि जब अर्थ के जो नेचर के जो अलग अलग एलिमेंट्स है, जैसे मान लीजिए वाटर है, तो अब हमें पता है वाटर के कारण रॉक डेब्रिस नीचे की ओर फॉल करेगी, तो ये एक्सोजेनिक एलिमेंट्स के कारण होता है। दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जियोमॉर्फिक एजेंट और जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस के बीच क्या अंतर है। तो देखिए जियोमॉर्फिक एजेंट का मतलब कारक, जिसके कारण जियोमॉर्फिक प्रोसेस देखने को मिलता है, वो जियोमॉर्फिक एजेंट कहलाता है। जैसे जैसे वाटर अगर हो, रनिंग वाटर अगर नहीं होगा, तो फिर जियोमॉर्फिक प्रोसेस कैसे होगी? कोई लैंड डेब्रिस या कोई रॉक डेब्रिस कैसे मूव कर पाएगी, राइट। तो इस वजह से जियोमॉर्फिक एजेंट का मतलब होता है कि वो फैक्टर जिसके कारण जियोमॉर्फिक प्रोसेस देखने को मिलती है, और वो जो पर्टिकुलर घटना होगी वो जियोमॉर्फिक प्रोसेस कहलाएगी। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई सा भी एग्जांपल ले सकते हैं आप, जैसे जियोमॉर्फिक प्रोसेस के अंदर लैंडस्लाइड और जो भी एक्टिविटीज है वो जियोमॉर्फिक प्रोसेस का पार्ट है। लेकिन जियोमॉर्फिक एजेंट में वाटर, रनिंग वाटर हो गई, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर, जो भी चीज जिसके कारण जियोमॉर्फिक प्रोसेस देखने को मिलेगा वो जियोमॉर्फिक एजेंट कहलाएंगी। दोस्तों यहाँ पे ग्रेविटी भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि ग्रेविटी एक डायरेक्शनल फोर्स है जो कि डाउन स्लोप मूवमेंट को एक्टिवेट करे हुए होती है। इसका क्या मतलब है? देखिए, तो मान लीजिए यहाँ पे रॉक फॉल हो रही है, ठीक है। अब अगर ग्रेविटी ना हो तो ये नीचे की ओर क्यों मूव करेगी? बेसिकली यही ना होल्ड करके रखी हुई है। ये तो ऐसे ऐसे ऊपर भी जा सकती थी अगर ग्रेविटी ना होती तो। वो तो वही बात होगी ना, न्यूटन के सर के ऊपर ही एप्पल क्यों गिरा, ऊपर भी तो जा सकता था। तो उसी तरीके के ये नीचे क्यों जा रही है? तो ये ग्रेविटी भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर निभाता है इस तरह के प्रोसेसेस में। दोस्तों नाउ बात करते हैं डायस्ट्रोफिज्म की। इसका नाम ही बस खतरनाक है, काम बहुत सिंपल है। देखिए सारी वो घटना जिसके कारण अर्थ के क्रस्ट में कोई भी अर्थ का जो पोर्शन होता है अर्थ के क्रस्ट का, वो मूव करे, एलिवेट करे या बिल्डअप हो, तो वो डायस्ट्रोफिज्म कहलाता है। इसका क्या मतलब है? देखिए अर्थ की सतह में अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर है, और वो ना स्ट्रक्चर जिस प्रोसेस के कारण बनते हैं वो डायस्ट्रोफिज्म कहलाता है, ठीक है। अब ये जो डायस्ट्रोफिज्म है, अभी इसके दो पार्ट देखने को मिलते हैं। पहला ओरोजेनिक प्रोसेस और दूसरा एपिरोजेनिक प्रोसेस। तो डायस्ट्रोफिज्म क्या है? डायस्ट्रोफिज्म वो घटना है जिसके कारण दो चीजें मेनली आपको ध्यान रखनी है। बेसिकली या तो मूव करे, लेकिन जो आप मेन फैक्टर देख सकते हैं वो दो फैक्टर आपको देखने को मिलेंगे, एपिरोजेनी और ओरोजेनी। एपिरोजेनी में क्या होगा? अर्थ के क्रस्ट में लार्ज पार्ट इवोल्व होते हुए दिखाई देंगे। द प्रोसेस इन्वॉल्व अपलिफ्ट और रैपिंग अप लार्ज पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट। तो बेसिकली अर्थ के क्रस्ट में जब कोई पार्ट ऊपर की ओर फॉर्म होगा तो वो एपिरोजेनी कहलाएगा। लेकिन ओरोजेनी क्या है? ओरोजेनी एक माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस है, यानी यहाँ पे अर्थ के क्रस्ट के ऊपर माउंटेन फॉर्मेशन होगी तो वो ओरोजेनी कहलाएगी। तो ये दोनों डायस्ट्रोफिज्म का पार्ट है। डायस्ट्रोफिज्म का मुख्य मतलब ही ये है कि अर्थ के क्रस्ट में जो अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे वो एपिरोजेनी और ओरोजेनी के अंतर्गत देखने को मिलेंगे, ठीक है। यही है, और ये कॉन्टिनेंट बिल्डिंग प्रोसेस है और ये एक माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस है। तो ओरोजेनिक जब भी आप देखें तो आप समझ जाइए कि माउंटेन बिल्डिंग की बात हो रही है। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस भी बताया गया है। इन द प्रोसेस ऑफ ओरोजेनी द क्रस्ट इज सीवियरली डिफॉर्म्ड इनटू फोल्ड्स। यानी ओरोजेनी प्रोसेस में क्या होता है, जो अर्थ का क्रस्ट है वो फोल्ड्स में डिफॉर्म होता है। इनके जो फोल्ड्स होते हैं वो डिफॉर्म होते हैं। अभी हम लोग देखेंगे अलग अलग तरीके के फोल्ड्स डिफॉर्मेशन देखने को मिलते हैं, जबकि एपिरोजेनी प्रोसेस में क्या होता है, एक सिंपल डिफॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो ये आपको अलग अलग तरीके के फोल्ड्स देखने को मिलेंगे, मोनोक्लाइन, एंटीक्लाइन, सिंक्लाइन, ओवरटर्न। तो ये अलग अलग तरीके से जो फोल्डिंग होती है अर्थ के क्रस्ट में, तो ये अलग अलग कैटेगरीज हैं बेसिकली फोल्ड्स की।
तो इसके मुख्य अंतर की तो हमने बात कर ही ली कि ओरोजेनी एक माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस है, जबकि एपिरोजेनी क्या है, कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि ओरोजेनी में माउंटेन्स का फॉर्मेशन होगा और एपिरोजेनी में कॉन्टिनेंट्स का फॉर्मेशन। अब देखिए वोल्केनिज्म के विषय में बताया जा रहा है कि वोल्केनिज्म में क्या क्या बातें शामिल होती है। मोल्टेन रॉक यानी जो मैग्मा होता है ऑन टू और टूवर्ड्स द अर्थ सरफेस की ओर आना और बहुत सारे इंट्रूजिव और एक्सट्रूजिव वोल्केनिक फॉर्म्स का निर्माण करवाना। तो हमने इस पर बात भी की जब हमने वोल्केनो की बात की कि वोल्केनो का जो मोल्टेन रॉक होता है, बेसिकली जो मैग्मा होता है, वो अलग अलग तरीके का स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है। जैसे बाहर आने के बाद इग्नियस रॉक तो हमें पता ही है, लेकिन इसके अलावा हमने लेपोलिथ, इन सब चीज़ों की भी बात की थी जो हमें इंटरनल स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं मोल्टेन रॉक या मोल्टेन मैग्मा के द्वारा, राइट। तो ये प्रोसेस कहलाती है वोल्केनिज्म। तो वोल्केनो और वोल्केनिज्म के बीच मुख्य अंतर आपको समझ में आ गया। वोल्केनो एज अ होल ये वोल्केनो कहलाती है, लेकिन वोल्केनिज्म इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं जब वोल्केनो की सारी गतिविधियां देखने को मिलती हैं और इसमें जो मोल्टेन मैग्मा होते हैं इसके द्वारा अलग अलग तरीके के जो इंट्रूजिव और एक्सट्रूजिव जो लैंडफॉर्म्स बनाए जाते हैं, जो वोल्केनिक फॉर्म्स बनाए जाते हैं, वो पूरा वोल्केनिज्म के अंदर इंक्लूडेड होगा। तो यही बताया जा रहा है, हमने पूरा डिटेल में कवर कर लिया है यूनिट 2 में ही वोल्केनो को। नाउ देखते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस को। तो देखिए जो एक्सोजेनिक फोर्सेस होते हैं वो अपनी एनर्जी को कहाँ से डिराइव करते हैं, तो एटमॉस्फेयर से, डिटरमाइंड बाय द अल्टीमेट एनर्जी फ्रॉम द सन एंड ऑल्सो द ग्रेडियंट्स क्रिएटेड बाय टेक्टोनिक फैक्टर्स। तो इस तरीके से एक्सोजेनिक प्रोसेस अपनी एनर्जी को एटमॉस्फेयर से लेते हैं। अब देखिए जितने भी एक्सोजेनिक प्रोसेस होंगे यानी जो अर्थ की सतह पे जो प्रोसेसेस होंगी, इनमें एक जनरल टर्म के अंडर इसे कवर किया जाता है, वो टर्म है डिन्यूडेशन। अब डिन्यूड का मतलब क्या होता है, अनकवर यानी स्टिफ ऑफ होना। तो वेदरिंग, मास वेस्टिंग, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सभी चीज़ें डिन्यूडेशन का पार्ट है। तो डिन्यूडेशन एक जनरल टर्म है जिसमें सारे ही एक्सोजेनिक प्रोसेस को एक कवर कर लिया जाता है। इसमें 4 मेनली आपको देखने को मिलेंगे डिन्यूड के अंदर कवर्ड। जैसे सबसे पहली वेदरिंग हो गई, वेदरिंग पर तो अभी हम लोग बात करेंगे ही। उसके बाद मास वेस्टिंग जिसे मास मूवमेंट भी कहते हैं। उसके बाद इरोजन पर बात करेंगे, इरोजन के बारे में आपने पढ़ा भी होगा, और ट्रांसपोर्टेशन पर। तो डिन्यूडेशन की हमने बात की, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ वियरिंग अवे ऑफ अर्थ कॉजिंग अ जनरल लोअरिंग एंड लेवलिंग आउट ऑफ सरफेस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें अर्थ के जो अलग अलग लैंडफॉर्म्स देखने को मिलते हैं वो वियर अवे होते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे इसके अंदर बेसिकली फेजेस होते हैं। तो सबसे पहला वेदरिंग। तो वेदरिंग में क्या है, जब अर्थ में जो डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स इनटू मिनरल पार्टिकल और सॉल्यूशन, तो ये वेदरिंग कहलाती है। जैसे जो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जो रॉक्स हैं, अगर इनमें बारिश का पानी आया और ये धीरे धीरे छोटे छोटे रॉक्स में तब्दील होने लगी, तो यही प्रोसेस तो वेदरिंग कहलाती है। यानी बेसिकली जो बड़े रॉक बोल्डर्स हो गए उनका छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना, ये वेदरिंग की प्रोसेस होती है। तो अभी हमने वेदरिंग के एक फैक्टर को कवर किया है, राइट, रॉक्स का छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर बिखर जाना। लेकिन यहाँ पे वेदरिंग के अंदर और भी चीज़ें हैं। जैसे वेदरिंग का एक जनरल टर्म अगर हम लोग डिफाइन करें तो इट इज़ द एक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट ओवर अर्थ मटेरियल। यानी अर्थ के मटेरियल में वेदर और क्लाइमेट के कारण जो प्रभाव देखने को मिलता है वो वेदरिंग प्रोसेस कहलाती है। तो वेदरिंग के अंदर और भी बहुत सारे नंबर ऑफ प्रोसेस देखने को मिलेंगे जिस पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो डिन्यूडेशन के अंदर जो जो चीज़ें हैं, वेदरिंग, इरोजन, इन सब को हम लोग बारी बारी से कवर करेंगे। वेदरिंग तो हमने अभी देखा, बट इरोजन पर हम लोग बात करेंगे कि इरोजन का मतलब अपर्दन होता है, यानी जब रॉक्स और बाकी चीज़ों का रिमूवल होता है, वाटर और आइस, इन चीज़ों के कारण, तो वो इरोजन कहलाता है। दोस्तों इस क्वेश्चन को देखिए, वेदरिंग, मास वेस्टिंग, इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन आर इंडिकेटर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। तो अभी हमने बात की डिन्यूडेशन प्रोसेस में बहुत सारे फेजेस देखने को मिलते हैं। सबसे पहले जैसे रॉक्स है, तो अभी अलग अलग प्रोसेस के कारण ये छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाते हैं, तो ये वेदरिंग होता है। इसके बाद मास वेस्टिंग यानी जो मास मूवमेंट देखने को मिलेगा इन रॉक्स का, इसके बाद ये इरोड होंगे, फिर ट्रांसपोर्ट होंगे, तो ये सारी चीज़ें डिन्यूडेशन के अंदर है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिन्यूडेशन के एक एक फेजेस को डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है। और दोस्तों ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और इसके बाद और भी जो आगे के चैप्टर्स हैं, लैंडफॉर्म्स, तो इन सब चीज़ों को अगर आप समझ लेंगे तो कभी इन सवालों में गलतियां नहीं होंगी, क्योंकि ये फैक्चुअल है और इस तरीके से हैं कि एक पूरा कॉन्सेप्ट अगर आप बना के चलें, एक एक जो लैंडफॉर्म्स होते हैं उन्हें समझ के चलें, तो ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा आसान लगेगा। और चैप्टर के एंड में हम लोग खूब सारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे जो इस चैप्टर से आए हैं, और इस तरीके से इस चैप्टर को भी बहुत अच्छे से कवर करेंगे। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा होगा। आपको कहीं पे भी अगर कोई भी किसी भी कंसेप्ट में कोई डाउट या कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अपने राय अथवा विचार जरूर इस वीडियो के बारे में बताएं। धन्यवाद।